हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इसके साथ जो हमारी साइंस की T20 सीरीज चल रही है उसमें हम आपको एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। हमने अभी तक जो भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उसमें हमने कोशिका के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, और उसके साथ हमने डीएनए आरएनए का भी उसमें एनालिसिस किया हुआ है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये जो साइंस की हमारी T20 सीरीज चल रही है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है। तो इसमें आज जो हमारा नया टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसमें जो कंपटीशन का जो एग्जाम है उसमें इसका बहुत बड़ा वेटेज है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं रुधिर से संबंधित, और इसके कौन से अवयव हैं उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए बाहर से हमें कुछ फूड्स के रूप में कुछ पोषक तत्व मिनरल्स लेने होते हैं, और वो जब मिनरल्स हमारे बॉडी में आते हैं पाचन क्रिया के दौरान, जब उसका जब डाइजेशन होता है तो जो डाइजेशन होता है फिर वो ब्लड में मिलते हैं, और उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक और कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए होता है। और जिन माध्यम के द्वारा जो पोषक तत्व हैं पूरे शरीर में हमारे जाकर के मिलते हैं, कोशिकाओं तक जाकर के मिलते हैं, जिससे हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो सरवाइव कर पाती हैं। तो इस तरीके से जो ये कार्य होता है, जिनके माध्यम से ये जो कार्य होता है पोषक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने में, तो वो जो माध्यम होते हैं उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अभी जो परिसंचरण तंत्र है ये इसके कई सारे अवयव हैं, हम उन एक एक अवयव को यहाँ पर देखेंगे और उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परिसंचरण तंत्र के अवयव, मतलब इसके कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा जो परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है, जो परिसंचरण तंत्र है, ये संपन्न होता है। ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये है हार्ट। हार्ट के माध्यम से जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में इसको पहुंचाया जाता है। कैसे? जैसे आपको भी पता होगा, जो हार्ट है ये क्या करता है, ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में उसको क्या करता है, ये पंप करता है, और पंप के द्वारा जो हमारे बॉडी में जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड पहुंचता है, और उसके थ्रू हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं उन सेल्स तक हमारा जो ब्लड है वो पहुंचता है, और जिससे हमारी सेल क्या है, सर्वाइव करती है। ठीक। तो इसमें जो पहला अवयव आपका हो गया हार्ट, यानी जो परिसंचरण है वो आपके हार्ट के द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, रुधिर नलिकाएं। ठीक है। रुधिर नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, जैसे ही हार्ट से जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, और जैसे ही ब्लड जो है हार्ट से जब नलिकाओं में आता है, तो इन नलिकाओं के द्वारा हमारे विभिन्न पार्ट तक ब्लड कहाँ क्या करता है, वहां पे फ्लो करता है। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें तो इसमें जो 3 नंबर है रुधिर, रुधिर का भी यानी ब्लड का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए अगर हम कोई भी पोषक पदार्थ लेते हैं, जब उसका डाइजेस्ट हो जब वो होता है, तो जब वो पोषक पदार्थ में जो पोषक तत्व हैं जब वो ब्लड में मिलेंगे तभी हमारे पूरे शरीर तक वो जा पाएंगे, और जिससे हमारी जो सेल है वो सर्वाइव कर पाएंगी। तो इसमें जो ब्लड है ये बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है पूरे जो परिसंचरण की जो क्रिया होती है उसके दौरान। ठीक है। तो ये हमने आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, इसका बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दिया कि ये परिसंचरण तंत्र होता क्या है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें रुधिर नलिकाओं के बारे में, अगर हम बात करें तो रुधिर नलिकाएं इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 तरह की नलिकाएं हैं, और जिसके माध्यम से ब्लड को और पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो हम रुधिर नलिकाओं की बात करते हैं। एक पेज हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्या था, रुधिर नलिकाएं।
देखिए रुधिर नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला जो इसमें नंबर है, पहला नंबर है धमनी। धमनी यानी आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर है उसे हम कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। सीरा मतलब वेन्स, ठीक। और जो तीसरा है, तीसरा आपका अगर हम बात करें तो रुधिर, रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है। अब हम तीनों पे चर्चा करेंगे कि जो परिसंचरण जो तंत्र होता है हमारी बॉडी में, वो किस तरीके से इनके द्वारा ब्लड के अंदर यानी ब्लड में जो मिनरल्स मौजूद होते हैं वो कैसे पहुंचाए जाते हैं। तो हम पहले विषय बात करेंगे, पहले नंबर धमनी की, ठीक है। देखिए धमनी यानी आर्टरीज, ये क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, और ठीक है, और हार्ट से जैसे मान लीजिए ये आपके बॉडी का कोई पार्ट है, तो हार्ट से जिन नलिकाओं के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाया जाता है। क्या? जब हृदय से यानी हार्ट से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाया जाता है तो वो क्या होता है? धमनी। यानी धमनी के द्वारा रुधिर को हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, अब हार्ट में ब्लड है और ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, तो ये जो पंप कर रहा है ये धमनी के द्वारा ये शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड आ रहा है, ठीक। और हम अगर धमनी में और आगे हम देखें, देखिए ये जो धमनी होती है ये शरीर के बिल्कुल गहराई में स्थित होती है ना। और धमनी में जो रक्त होता है ये बिल्कुल शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसे शुद्ध रक्त बहता है? जैसे देखिए, जब धमनी हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक जब ब्लड को ले आती है तो हार्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजनेट जो ब्लड है जैसे ही हमारे बॉडी के पार्ट तक आता है इन धमनी के रास्ते यानी आर्टरीज के द्वारा, तो जो हमारी सेल्स हैं वो सरवाइव करती हैं। यानी जैसे सेल को, अब देखिए सेल को सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन किस में होगा? हमारे ब्लड में। जैसे ही धमनी यानी आर्टरीज के द्वारा हार्ट से ब्लड हमारी ये जो अंग हैं शरीर के अंगों तक जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो हमारे शरीर के जो अंग के जो सेल हैं वो जैसे ही ऑक्सीजन इनको मिलेगा धीरे धीरे वो श्वसन की क्रिया करेंगी और वो सरवाइव करेंगी, ठीक है। तो आपने क्या समझा? जो धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। तो ये धमनी का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने आपको बताया। इसमें अगर हम और आगे देखें, धमनी में अगर हम बात करें तो धमनी में वाल्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हार्ट पंप करता है तो हार्ट के पंप करते ही जो हार्ट में ब्लड है वो सीधे धमनी में आ जाता है। और जैसे ही धमनी में आता है तो इसमें प्रेशर बहुत तेज होता है, और धमनी में प्रेशर बहुत तेज होने के कारण बहुत तेजी से ब्लड पूरे हमारी बॉडी में फैल जाता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो इसीलिए धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न में से किस में वाल्व नहीं होता, तो याद रखिएगा धमनी में वाल्व नहीं होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें शिरा की, ठीक है, दूसरा नंबर है शिरा। आपने धमनी को समझा, दूसरा नंबर क्या है? शिरा। देखिए जिस तरीके से धमनी हार्ट से ब्लड को लाने का काम करता है शरीर के विभिन्न भाग तक, उसके विपरीत काम करता है शिरा। कैसे? धमनी क्या करता है? ब्लड को विभिन्न अंगों तक पहुंचाया, यहाँ पे जो सेल हैं ये श्वसन की क्रिया करी, ठीक है, यानी ये O2 को ग्रहण करी, और जैसे ही O2 की ग्रहण करती हैं
तो उसके बाद CO2 को रिलीज करती हैं, और जब CO2 को रिलीज करती हैं तो ये जो पार्ट है बॉडी का, यहाँ पर जो ब्लड है, इस ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी इस बॉडी के पार्ट में, तो वो जो ब्लड है क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड अशुद्ध होगा तो इन सिराओं के माध्यम से ब्लड हार्ट को फिर जाता है उसे फिल्टर करने के लिए, यानी प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक निष्कर्ष के तौर पर समझे, सिरा के द्वारा ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से कहां तक पहुंचाया जाता है, हार्ट तक वापस ले आया जाता है। ठीक है, जैसे धमनी आपने देखा। अब सपोज करिए सिरा में अगर हम बात करें, हम यहां से एक पेज और ऐड कर लेते हैं। सिरा आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये बॉडी का पार्ट है, हमने धमनी को यहां पर बताया, ये आपका हार्ट है, और धमनी में जो ब्लड है वो कहां से कहां तक आ रहा है, हार्ट से बॉडी के पार्ट तक आ रहा है। ठीक है, ये सपोज करिए बॉडी का पार्ट है, ये आपका हो गया धमनी। ठीक है, ये आपका धमनी है, इसमें कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बह रहा है, क्यों बह रहा है, क्योंकि धमनी ब्लड को धमनी हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक, अगर हम वहीं यहाँ सीरा की बात करें तो सीरा क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त आए, जो कोशिकाएं हैं ये शोषण की क्रिया करने लगी, और उसके जब शोषण की क्रिया करेंगी तो यहाँ पे जो CO2 की मात्रा है ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जैसे CO2 की मात्रा यहाँ पर हुई तो इस रास्ते सीरा फिर से ब्लड को कहाँ ले आएंगी, हार्ट में। ठीक है, यानी सीरा के द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को दोबारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए इसमें ये CO2 की मात्रा बढ़ गई। ठीक, और जब CO2 की मात्रा बढ़ी तो दोबारा वापस रक्त क्या होकर, अशुद्ध होकर के फिर हार्ट में आता है, और जैसे ही ये जो अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से हार्ट में आता है तो यहाँ पर फिर फेफड़े से यानी लंग्स से ऑक्सीजन यहाँ पर हार्ट में आता है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो ब्लड है वो शुद्ध होता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सर्कल के आकार में ये चलता रहता है। जैसे देखिए हार्ट है, एक ओर से हार्ट क्या कर रही है, धमनी ब्लड को ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ला रही है अंग तक। ठीक है, और यहाँ पे जब CO2 की मात्रा बढ़ गई इस अंग में, यहाँ पे जो ब्लड है CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो अब ये एक रास्ते से ये सीरा के रास्ते से यानी सीरा के द्वारा अब ये जो CO2 वाला जो ब्लड है यानी जो अशुद्ध ब्लड है ये हार्ट में दोबारा वापस जाएगा, और फिर यही जो दोबारा हार्ट में जब ब्लड वापस जाएगा तो फिर यही शुद्ध होकर के फिर ये धमनी के रास्ते फिर शरीर के अंगों तक आएगा। तो समझिए ये जो एक सर्कल के तौर पर ना ये ऐसे चलता रहता है, ये सर्कल है समझिए। ठीक, बिल्कुल ऐसे ये प्रक्रिया हमेशा ये होती रहती है ना। तो आपको ये समझ में आया धमनी और सीरा। एक बात और याद रखिएगा, धमनी में मैंने आपको बताया कि कपाट नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन सीरा जो होता है सीरा में कपाट पाया जाता है, और जो सीरा होती है यानी जो वेन्स होते हैं ये शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ सीरा में जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत कम होता है। मतलब सीरा में जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत धीरे धीरे ब्लड इसमें धीरे धीरे फ्लो करता है, और धीरे धीरे फ्लो करके धीरे धीरे ये हार्ट में पहुंचता है। लेकिन वहीं धमनी में ब्लड का प्रेशर बहुत ही अधिक होता है। ठीक, तो आपको धमनी और सीरा समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। अब मैं थोड़ा सा अपने फिर बैक आकर के उसको रिवाइज करता हूं। ठीक है, तो आपने धमनी समझ लिया, सीरा समझ लिया। अब हम जो तीसरा इसमें लिखे हैं रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब हम इसको देखते हैं। ब्लड कैपिलरीज, देखिए ब्लड कैपिलरीज क्या है, जैसे आप देखते होंगे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में पतली पतली ना ऐसे देखिए हरी हरी पतली 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 जो है नसें ऐसी आपको वेन्स आपको दिखाई देती होंगी, यही कैपिलरीज है। ठीक है,
पहले देखिए, पहले जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से बिल्कुल मेन जो आपका सीरा और धमनी है इसके द्वारा इसमें फ्लो करता है, और इसके बाद धीरे धीरे जो पतली पतली जो नसें हैं, जो पतली पतली जो वेन्स है वो इससे निकली रहती हैं, और उसके बाद जो ब्लड है उन पतली पतली नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। तो ये जो आपकी कैपिलरीज है इसके द्वारा भी शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ब्लड को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके परिसंचरण तंत्र के जो 3 अवयव के बारे में मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया था, हार्ट, और उसके बाद हमने रुधिर नलिकाओं के बारे में बताया, और रुधिर नलिकाओं में जैसे आपको मैंने धमनी, शिरा और कैपिलरीज के बारे में बता दिया। फिर रुधिर, अब हम रुधिर को समझेंगे कि रुधिर क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, रुधिर का पूरा हम स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 तरीके का होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक, जैसे देखिए जब स्तनधारियों में, ठीक है, जब स्तनधारियों में ब्लड नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, अब ये मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट से धमनी और शिराओं के माध्यम से फिर कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड जो है पूरे बॉडी तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, तो आपसे कई बार एग्जाम में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल रूप में क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जिसके 2 टाइप होते हैं, एक आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड होता है वो बिना किसी नलिकाओं के द्वारा वो पूरे शरीर में बहता है यानी फ्लो करता है। अब अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये जो कीट होते हैं, ठीक है, कीट हो गए जैसे आपका मकड़ी, ठीक है, उसके बाद काकरोच, कीट मकड़ी काकरोच, इन सभी में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, कीटों में, मकड़ी और काकरोच में। इनका कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो इनके हार्ट से जो ब्लड आता है वो ब्लड बिना किसी नलिकाओं के माध्यम से चारों तरफ फैल जाता है यानी बहते रहता है। इनमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, इनमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही धीमा होता है। तो हमने आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है हमने इसको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रुधिर को समझते हैं कि रुधिर क्या होता है यानी ब्लड क्या है। ब्लड, रुधिर, ठीक है, अगर ब्लड की बात देखें तो ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का संयोजी उत्तक माना जाता है। क्या, संयोजी उत्तक।
ठीक है। ब्लड संयोजी उत्तक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ब्लड है ना, ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लड उन सभी को संयोज के, मतलब उन सभी को कनेक्ट करके रखते हैं। इसीलिए ब्लड को संयोजी उत्तक का उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड है संयोजी उत्तक का उदाहरण। कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। और अगर हम एक और इंपॉर्टेंट की बात करें ब्लड के बारे में ही, जो ब्लड होता है ये प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होते हैं, प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण होते हैं। जैसे कोलाइड क्या होता है, देखिए जो भी गाढ़े पदार्थ होते हैं, अगर हम उसे छन्नी के पात्र से अगर हम उसको छानते हैं तो वो एक भी छन्नी में रुकते नहीं है, सभी नीचे आ जाते हैं, उसे हम कोलाइड कहते हैं। तो इसमें जो ब्लड है, ब्लड एक प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। जैसे ब्लड के साथ साथ आप शहद ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये जितने भी हैं सभी कोलाइड के उदाहरण है। उसी कैटेगरी में ब्लड भी आता है। ठीक है, और अगर हम ब्लड से संबंधित और चीजों की बात करें, जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, यानी ब्लड का जो रक्तमान होता है, पीएच वैल्यू, ठीक है, रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 7.4। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है, तो ये कुछ ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम और आगे चलें ब्लड के ही मामले में अगर हम डिस्कस करें, तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के जो शरीर है उसके पूरे शरीर के भार का जो ब्लड होना चाहिए 7% होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कि मानव शरीर के कुल भार का कितने परसेंट ब्लड होना चाहिए, तो 7% होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें कि एक स्वस्थ, एक हेल्थ जो व्यक्ति होता है उसमें जो ब्लड होता है, ये मान के चलिए कम से कम 5 से 6 लीटर ये ब्लड होना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 लीटर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड होना चाहिए। तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ब्लड से संबंधित, एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, वो हमने दिया, डिस्कस किया। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर है, यानी प्लाज्मा क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अच्छे से वहां पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम आपसे ऐसे ही अगले इसी से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।